दोस्तों, एक बार और मैं सिद्धार्थ घोष आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ हमारे कॉमिक्स एंड व्यू के दूसरे एपिसोड में। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका काम संजीवनी बूटी पहुंचाना है। जी हाँ, हम कॉमिक्स प्रेमियों के लिए ये अतिशयोक्ति नहीं होगी जिनके पास हमारे बचपन की यादें सजो के रखने वाली कॉमिक्स हैं, जिनके माध्यम से हमारे पास आके पहुंचती। तो आज हमारे साथ हैं कॉमिक्स अड्डा के संस्थापक श्री नीलेश मकवानी जी, और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कॉमिक्स जगत से जुड़ी हुई विक्रेताओं के बारे में। नीलेश जी, आपका भरपूर स्वागत है कॉमिक्स इन यू के इस एपिसोड में। हम आपका भरपूर स्वागत करते हैं और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे श्री नीलेश मकवानी जी भगवान श्री महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं तथा उन्हीं की कृपा से इन्होंने कॉमिक्स जैसा परम फल प्रसाद हम जैसे कॉमिक्स प्रेमियों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। तो एक बार और आइए स्वागत करते हैं श्री नीलेश मकवानी जी का। नमस्कार मकवानी जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बस बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? जय श्री महाकाल आप जय सभी श्री को। जय श्री महाकाल। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, वैसे हम सारे दर्शकों को पता है, लेकिन फिर भी जो नए दर्शक हम लोगों के साथ जुड़ेंगे उनके लिए ये बता देना सही होगा कि हमारे मकवानी जी जो है कॉमिक्स अड्डा नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं, जिन वेबसाइट के माध्यमों से वो भारतीय कॉमिक्स तथा कई दूसरी कॉमिक्स और नॉवेल्स जो है बेचने का काम करते हैं। ये एक मार्केट में प्रतिष्ठित बुकसेलर हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा नाम रोशन किया है, और इनके नए नए तरीके, इनके नए नए डिस्काउंट्स की वजह से दर्शकों में और पाठक वर्ग में एक उत्साह का माहौल हमेशा बना रहता है। तो हम नीलेश जी से आज पता करना चाहेंगे उनके बचपन के बारे में तथा उनके कॉमिक्स प्रेम के बारे में। नीलेश जी, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, काफी छोटा था तभी से कॉमिक्स का बहुत ज्यादा शौक रहा है। मतलब सबसे पहले एक मित्र के यहाँ कॉमिक्स पढ़ी थी। उम्र होगी कोई शायद 4th-5th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा मैं। उस टाइम पे 10-12 साल का रहा हूँगा। उस टाइम पे एक मित्र के यहाँ गया था, पास में ही रहता है, विपुल श्रीवास्तव, बहुत अच्छा मित्र है आज भी। और उनके यहाँ सबसे पहले मैंने ये कॉमिक्स पढ़ी थी और तब जान पाया। उसके पहले चंपक वगैरह स्कूल में लाइब्रेरी में पढ़ी थी, कॉमिक्स तब मैंने पहली बार पढ़ी थी, तो अच्छा लगा था। फिर उस टाइम पे इतनी पॉकेट मनी वगैरह तो कुछ मिलती नहीं थी सन 93-4 में, तो वो रेंट पे हर गर्मी की छुट्टी में लेके आते थे। ये चीज पता चली थी मुझे। उस टाइम पे 50 पैसा 32 पेजेस के 50 पैसे में हम लोग पढ़ते थे। हाँ जी बिल्कुल। तो वो भी नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो वो जब लेके आता था तो जब वो पढ़ लेता था उसके बाद में उससे लेके पढ़ता था। फिर 1-8 साल बाद उन्होंने उनके किसी कजिन के यहाँ से कुछ कॉमिक्स से लेके आके लाइब्रेरी शुरू की थी विपुल जी ने। अच्छा। वो खुद रेंट पे देने लगे थे, कुछ 50-60 कॉमिक्स से इकट्ठा करके। तब तक मैंने भी कुछ 1-2 साल में 8-10 कॉमिक्स से खरीदी थी पैसा इकट्ठा करके। तो वही एक रहता ना बचपन में कि जो दोस्त करेगा वही हम भी करेंगे। जी बिल्कुल। तो उसके साथ रह के मैंने भी कोशिश किया कि मैं भी लाइब्रेरी चलाऊंगा। तो वो 5-6 कॉमिक्स ही मैं बिछा के बैठ जाता था घर के बाहर कि मैं रेंट पे दूंगा। तो कॉमिक्स अड्डा की शुरुआत तभी से हो गई थी, आप कहना चाहते हैं? सर ये नाम अभी हुआ है, लेकिन कॉमिक्स से मैं काफी पहले से जुड़ा रहा हूँ, बचपन से ही। मतलब मैं जब 6th-7th स्टैंडर्ड में आया था तब मैंने कॉमिक्स किराए पे देना चालू कर दी थी, और 2-3 साल में मैंने 6-7 कॉमिक्स से जो शुरुआत की थी बिछा के रेंट पे देता था, उससे धीरे धीरे बढ़ा के उसी के पैसे से रोटेट कर करके मैंने करीब 4,000-4,500 कॉमिक्स इकट्ठा किए थे। मतलब 2002 तक मैं ये बिजनेस करता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज पहुंच गया था तब बहुत ही ज्यादा रोमांचित हूँ मकवानी जी आपसे ये पता करके कि एक छोटा सा बच्चा कैसे धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप की सीढ़ियां चढ़ रहा था, और चढ़ते चढ़ते आज वो कॉमिक्स अड्डा खोल दिया। बहुत बड़ी बात है आप उसमें सर।
नहीं नहीं, मेरा मतलब जो लक्ष्य रहता ना जीवन में, वो मुझे कॉमिक्स नहीं दिया। जब मैंने फर्स्ट टाइम वो रेंट पे देना चाहा कि अरे हाँ, जो 6 रुपए की कॉमिक्स है उसको 10 बार किराए से देने के बाद अपने 6 रुपए वसूल हो सकते हैं, ये चीज मुझे उस समय समझ आ गई थी। क्या तो भविष्य में बड़ा होके व्यापार ही करना, ये मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। बड़े तो भाइयों का कॉमिक्स पहले ने ही डिसाइडेड था। कॉमिक्स ने हाँ आपको दूरदर्शिता भी आपको सिखाई और कॉमिक्स से आपको जो है प्रेरणा जी मिली। जी, क्या बात है, क्या बिल्कुल बात। बिल्कुल। आपने उसके व्यावसायिक बाद दृष्टिकोण तो पूरा बता दिया सर, ये बहुत ही अच्छा लगा जान के। आगे बताइए सर। फिर 2002 में पहुंच के जब कॉलेज वगैरह चल रहे थे, फिर कुछ एक दूसरा बिजनेस सेट किया था, तब धीरे धीरे कॉमिक्स से कटता गया, क्योंकि उस टाइम पे उज्जैन में कॉमिक्स से आना लगभग बंद भी हो गई थी। अच्छा जी। और हाँ, मिलना इतना आसान नहीं था, आ नहीं रही थी प्रॉपर। और उस टाइम पे वीडियो गेम काफी आगे बढ़ चुका था यहाँ पर। जी लोग, बच्चे लोग वगैरह कॉमिक से दूर होते गए थे। 2003-4 के बाद तो फिर मोबाइल वगैरह आना चालू हो गया था। जी जी। तो बच्चों का रुझान वीडियो गेम में ज्यादा हो गया था, यहाँ पे कॉमिक्स में कम हो गया था। तो वो मेरे पास मेरा कलेक्शन रखा हुआ था। मेरे पास सभी पब्लिकेशंस की लगभग तब तक रिलीज की सारी कॉमिक्स थी। अच्छा जी। फिर 2006 में काफी बारिश हुई थी उज्जैन में, अगस्त में। उस समय जो मेरी हम मतलब जिस कॉलोनी में मैं रहता था, उस कॉलोनी में लगभग 3 दिन तक पानी भरा हुआ था। उस समय मेरा पूरा कलेक्शन बर्बाद हो गया। ये बहुत तो धक्का बहुत लगा टफ, सुन के सर, ये बहुत बड़ा धक्का। बहुत सर, बहुत बहुत तकलीफ हुई सर, बहुत तकलीफ हुई। मतलब उसके बाद फिर मैंने हिम्मत ही नहीं की वापस कॉमिक्स कलेक्ट करने की या करने की। बहुत मतलब लाखों का नुकसान हुआ था उस बारिश में, सबका, घर का भी हुआ था। मतलब हमारे घर के सारे जो बिजली उपकरण वगैरह, सोफा वगैरह, पूरा घर बर्बाद हो गया था। नई गृहस्थी फिर से शुरू की थी बड़े भाइयों ने, पापा मम्मी, इन सब लोगों ने मिलकर। काफी नुकसान हुआ। वो सब नुकसान में मुझे तकलीफ नहीं हुई जितनी मुझे वो मेरे 4,500-5,000 कॉमिक्स की का नुकसान की तकलीफ हुई, क्योंकि वो ही मैंने इकट्ठा किया था, बाकी तो ये सब ये कॉमिक्स प्रेम है सर आपका जो अभी व्यक्त हो रहा है, आपके भावनाओं से हम जो है अभी रूबरू हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, आगे बताइए। फिर उसके बाद सर कॉमिक से पूरी तरीके से कट गया। लास्ट ईयर 2020 में कोविड में जब लॉकडाउन लगा, तब वापस कॉमिक्स को ढूंढा, क्योंकि 2 महीने पूरी तरीके से फ्री घर पे बैठे थे। तो वही चीज वापस दिमाग में कि अभी वही ले। तो बीच बीच में कई लोगों ने मुझे, जो पुराने फ्रेंड वगैरह, उन्होंने सॉफ्ट कॉपी के बारे में मुझे बताया था कि जी पीडीएफ मिल जाती है, आप सर्च करो। तो मैंने एकाध बार ही किसी फ्रेंड से ली भी थी 2014-15 के आसपास। जी। लेकिन वो मुझे एक ही बार मुझे मिली और मुझे मजा नहीं आया कि पीडीएफ में नहीं पढ़ना। फिर बीच में कभी कहीं रेलवे स्टेशन से 1-2 कॉमिक्स भी खरीदी, जी वो भी आई। फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं कलेक्शन करूं या लूं। कभी कहीं दिख जाती थी तो कोई परचेस कर लेता था। ऐसा रहा बीच में 2011 से लेके 20 तक। फिर लास्ट ईयर फ्री थे तो पूरा सर्च किया फेसबुक पे, पता चला कॉमिक से मिल सकती है, अभी भी आ रही हैं। में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका मेरे को इसको चालू कराने में राम भाई की है, राम भाई गाजियाबाद। राम कॉमिक्स गाजियाबाद, जी जी। राम कॉमिक्स, उन्होंने मुझे, मतलब मैंने सबसे पहले उन्हीं से कॉमिक्स मंगवाई। जी और उन्हीं से मुझे जानकारी मिली कि कॉमिक्स अभी भी रीप्रिंट हो रही है और आ रही है। उसके बाद मुझे काफी अच्छा नेचर लगा राम भाई का। फिर मुझे हेलो बुक माइन के बारे में पता चला। मैंने कुछ ऑर्डर हेलो बुक माइन से मंगाए। कभी भी बात करें, करना चाहें उनसे कर सकते हैं। उनका काफी अच्छी सर्विस रही है। उन्होंने काफी आगे बढ़ाया इस इंडस्ट्री को, जब कॉमिक्स नहीं मिल बिल्कुल पा रही थी। बिल्कुल। मैं उस चीज, उनका काफी सपोर्ट रहा इंडस्ट्री को बढ़ाने। लेकिन ये सपोर्ट जो एक इंटरेक्शन होता है, जी देखिए कॉमिक्स खरीदने वाला हमेशा बच्चा होता है, उसकी उम्र चाहे 50 साल हो। बिल्कुल, मानसिकता तो वही है हम लोगों की। हाँ, वो उसकी जो भावनाएं होती है, ये मेरी सोच है, जैसा मेरा है, ये मेरी बिल्कुल सोच है कि कॉमिक खरीदने वाला हमेशा बच्चा होता है, उसके मन अंदर एक बच्चा होता है, तभी वो इस चीज से जुड़ा हो। तो मुझे वो जो अपनापन राम भाई से मिला, मैंने फिर राम भाई के से बोला कि राम भाई, आपके लिए मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ।
जी। मैंने उन्हें एक डेमो वेबसाइट बना के भी दिखाया। मैंने फिर उन्होंने कहा मुझे इतना सब कुछ नहीं आता, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा, हमारे मैं राम भाई इससे जी नहीं खुश हूँ। देसी इंसान है, वो हाँ, उतनी उतने बिल्कुल। कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते। जी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे लिस्ट दे दिया करो, मैं अपडेट कर दिया करो, मैं बस चाहता हूँ कि आप भी ऑनलाइन, क्योंकि संभावनाएं थी, जरूरत थी कि और भी प्लेटफॉर्म आए इस चीज के जी लिए। सर, बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि किसी भी बिजनेस में जब तक कंपटीशन है तब तक ही वो बिजनेस ग्रो करेगा। अगर कंपटीशन खत्म है मतलब उसमें उम्मीद मोनोपोली हो नहीं है कि जाएगी वो आगे फिर। ग्रो करे। बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं ये चाहता था कि वो ऑनलाइन है, फिर उन्होंने मना किया। फिर परिवार में एक थोड़ा ऐसा, मैंने राम भाई से और हेलो बॉक माइन से करीब 50-60 कॉमिक्स इकट्ठी कर ली थी तब तक। जी। फिर वो लॉकडाउन खुल चुका था जून में, और जुलाई में जब मेरा कलेक्शन कॉमिक से जो मैंने मेरी शॉप में रख रखी थी वो मम्मी की नजर पड़ी, तो माता जी का वही पुराना वाला रूप कि ये तुम फिर से शुरू कर रहे हो काम धंधे छोड़ के। उनकी डांट से बचने के लिए और वापस मेरी कॉमिक्स रद्दी में ना चली जाए, इस डर से मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैंने बिजनेस के लिए शुरू किया है, मंगाया है, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। सडनली मुंह से निकल गया। उसके बाद फिर मैंने, चूंकि मेरा डोमेन और वेब होस्टिंग का वर्क रहा हुआ है 2010 से ही, तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। मैंने अगस्त में ही वो एक डोमेन बुक किया, अपनी होस्टिंग ऑलरेडी है उसको लिस्ट किया, और ऐसे ही दिमाग में नाम आया कॉमिक्स अड्डा, और मैंने इसी नाम से डोमेन बुक करके उस पे एक कस्टमाइज पोर्टल बनाकर वही कॉमिक्स जो मैंने राम भाई से ली थी उसी को उस पे चढ़ा दिया। और फेसबुक पे आप सब जैसे मित्रों का ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और फिर धीरे धीरे मैंने सभी पब्लिशर से बात किया। मेरे कॉमिक्स अड्डा को शुरू करने और आगे बढ़ाने में एक और शख्स का बहुत बड़ा हाथ है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा और हमेशा ऋणी रहूंगा इस बात के लिए। जी। बुलसाई पब्लिकेशंस के रविराज जी, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जैसे ही उन्हें ये कॉमिक्स अड्डा के बारे में पता चला, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैंने उनको संपर्क किया, लेकिन मैंने पर्सनल आईडी से नहीं किया था, तो शायद वो मैसेज ने, फिर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने काफी सजेस्ट, क्योंकि मैं तो कट गया था ना सर इस इंडस्ट्री से पूरी तरह से, मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है अभी, क्या नए पब्लिकेशंस भी आए हैं क्या, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने आज की स्थिति क्या है कॉमिक्स की, आज कैसे क्या हो रहा है, वो सब कुछ उन्होंने बताया। कॉमिक्स अड्डा में मैंने एक नॉर्मल सा लोगो लगा रखा हुआ था पहले, खुद ही एक कस्टमाइज बना के। जी। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि नहीं आप ब्रांड अच्छा कर सकते हो अपना इसमें, तो सबसे पहले अपना लुक सुधारिए। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट करके हाई बीपी जो चैनल है कॉमिक्स वीडियोस वगैरह बनाता है, हाई बीपी प्रणय जी, उन्होंने मेरे लिए बढ़िया ये एक लोगो डिजाइन किया जो आप आजकल कॉमिक्स अड्डा पे देखते हैं, ये लोगो उन्होंने डिजाइन किया, उनका भी सपोर्ट रहा डिजाइनिंग में। तो रविराज जी मुझे हमेशा गाइड किए और उन्होंने ही सारे नए पब्लिकेशन से मुझे जोड़ा। मुझे ये पता चला कि लोग बुलसाई भी पसंद करते हैं, कॉमिक्स इंडिया तुलसी कॉमिक्स ले आया था वो जो वहां नहीं मिल रही थी, और भी हॉली काउ, और ये पता चला था कि नए नए पब्लिकेशंस काफी हैं। तो मैंने सभी से कांटेक्ट मेरा रविराज जी ने करवाया, और उन सभी से मतलब एक सपोर्ट मिला मुझे कि स्टार्टिंग के बेस पे ना मेरे पास, मुझे उन्होंने कभी कोई ये प्रेशराइज किया कि आपको इतना स्टॉक लेना होगा या हमारी कंडीशन ये, उन्होंने स्टार्टिंग में जितनी जरूरत होती उन्होंने सारे पब्लिकेशन ने मुझे काफी सपोर्ट किया, और फिर फैंस ने तो फिर पाठकगणों का तो बहुत भरपूर प्यार मिला है, उन्हीं का सपोर्ट मिला है कि आज यहाँ तक पहुंची है। मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी, हकीकत में मैंने सिर्फ इसे मजाक मजाक में शुरू किया था। मेरा अपना बिजनेस एक अलग है जो जीविका चलाने के लिए वो ऑलरेडी है, जिससे मैं पैसा कमा के अपना घर बार चलाता हूँ। ये मैंने शौक में और मजाक में शुरू किया था, और आज भी इसे शौक से ही कर रहा हूँ क्योंकि मजा आ रहा है। जो बचपन में किया वो इसमें मैं वापस अपना बचपन जी रहा हूँ, जैसे मैं बचपन में कॉमिक्सों के बीच में रहता था, वही सब मुझे अभी काफी अच्छा लगता है वही। और स्टाफ की बात करें तो कॉमिक्स अड्डा के स्टाफ में मैं हूँ और मेरा परिवार है। अरे वाह। पैकेजिंग पूरा मेरी फैमिली मेंबर संभालते हैं,
क्या बात है। बाकी ऑर्डर्स और इंटरेक्शन करना और कुछ भी वेबसाइट में अपडेशन वगैरह वो पूरा काम मैं करता हूँ, डिस्पैचिंग वगैरह का काम पूरा मैं देखता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया मकवानी जी। आपसे जितना बात कर रहे हैं उतनी नई नई चीजें पता चल रही हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगा ये पता करके कि जब कोई घर वापसी करता है कॉमिक्स इंडस्ट्री में, चाहे वो पाठक हो या फिर वो बुक रिसेलर हो, सभी कॉमिक्स इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स, पाठक सभी एक साथ आके उसको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये अपने आप जी में एक बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। जब आपने राम भाई का जिक्र किया, राम कॉमिक्स गाजियाबाद का, तो मैं भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था जिसमें आपने लिखा कि अब से मैं अपनी अलग बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, राम भाई आपका धन्यवाद। मुझे याद है वो। उसके बाद जी से जी आपने जी। अलग ग्रुप बनाया, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। रुक्मानी जी, हमें ये बताइए, एज अ रीसेलर जब आप बिजनेस करते हैं या तो फिर आप डिफरेंट ब्रांड्स बेचते हैं, आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो खरीदी मूल्य, दूसरी विक्रय मूल्य, ताकि आप अपना मुनाफा बीच में आप निकाल सकें। जी हम ज्यादा आपके बिजनेस सीक्रेट्स के बारे में पता नहीं करना चाहेंगे, पर हम ये जरूर पता करना चाहेंगे कि अभी मार्केट में जो है विभिन्न तरीके की प्रकाशन उपलब्ध हैं, चाहे वो एकदम नई नई प्रकाशक हो या फिर पुराने मझे हुए प्रकाशक। कौन से ऐसे प्रकाशन को अभी भी दर्शक जो है और पाठक जो है दोनों हाथों से खरीदना पसंद करते हैं? मतलब किसमें ज्यादा आपको मार्केट शेयर दिखता है, कौन सबसे ज्यादा बिक रहा है मार्केट सर, अगर मैं ओवरऑल सेल देखूं मेरी, में? जी। तो आज सभी पब्लिकेशन को भरपूर प्यार मिल रहा पाठकों का। क्या बात है। कॉमिक्स कॉमिक्स इंडिया ने तुलसी रीप्रिंट करना चालू किया। मनोज जी रीप्रिंट में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, रॉकी जी और ललित जी की। जी बिल्कुल। नहीं तो मनोज के रीप्रिंट की उम्मीद तो पाठकों ने छोड़ दी थी छोड़ दी थी। कि ये कभी बिल्कुल। आएगा। जब तुलसी के रीप्रिंट आना चालू हुए तब लोगों में उम्मीद जगी कि हाँ ये भी रीप्रिंट हो सकते हो, और भरपूर मेहनत की ललित जी और रॉकी जी ने, जो आज हम वापस से हवलदार बहादुर के आज तीसरा सेट भी रिलीज हो चुका है। जी और इस मंथ एंड में राम रहीम और कुकबॉन्ड की कॉमिक से भी आ रही है, जिसका सालों से बरसों से इंतजार है बिल्कुल पाठकों को। बिल्कुल। तो तुलसी, मनोज, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स, अमर चित्र कथा, सभी को भरपूर प्यार मिल रहा है पाठकों का, सभी के बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। क्या बात। और न्यू प्रकाशक में भी सभी न्यू प्रकाशक जितने हैं, सभी की कॉमिक्स से अच्छी सेल हो रही है सर। पाठकों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। शुरुआत में मैंने जब शुरू किया था, तब शुरू के 2 महीने की अगर मैं सेल देखूं तो मुझे न्यू पब्लिकेशंस में इतना नहीं दिख रहा था कि न्यू पब्लिशर्स की कॉमिक्स इतनी सेल हो रही। लेकिन दिसंबर आते आते, दिसंबर के बाद से जो मैं देख रहा हूँ, तो नए पब्लिकेशंस को भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद जब पिछले दिसंबर तक तो राज कॉमिक्स की भी रीप्रिंट्स काफी धीमे आ रही थी जी। लेकिन इस साल के स्टार्टिंग से ही संजय सर और मनोज सर ने बहुत स्पीड से काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। जिन लोगों की जो जो सीरीज अधूरी थी वो सभी पूरी होने, तो उसके बाद संजय सर और मनोज सर का भी काफी सपोर्ट रहा है कॉमिक्स अड्डा को यहाँ तक पहुंचने में। उन्होंने मेरी जो सेल है जो बढ़ रही है उसमें उनका काफी सपोर्ट रहा है। पहले मेरे पास जो स्टॉक आता था वो 2-3 दिन लेट आता था जी। फिर उन्होंने ही ये किया कि वो वाया बस एक दिन पहले मेरा स्टॉक निकालने लग जाते थे और सेकेंड डे सभी सेलर को देते थे, तो सारे सेलरों के पास सेम डे माल पहुंच जाता था। पहुंचता था। तो उनका ये काफी सपोर्ट रहा कि उन्होंने ये पॉलिसी रखी कि नहीं, बाहर के सेलर्स को एक दिन पहले निकाल दिया। लेकिन पिछले 2 महीने में वापस वही कोविड के कारण बसेस बंद हो गई, फिर ट्रांसपोर्ट से माल आने लगा, तो फिर मेरे पास स्टॉक लेट आने लगा, काफी पाठकों को देरी से स्टॉक पहुंचने लगा, उसमें उन्हें परेशानी भी हुई। जी। लेकिन एक बोलते ना, विषम परिस्थिति भी कुछ समय के बाद वापस सब में परिवर्तित हो ही जाती है। अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है दिल्ली का भी, एमपी का भी, तो अब वापस बसेस शुरू हो गई है, तो अब फिर से स्टॉक टाइमली पहुंचने लगेगा। तो अगर सेल की बात करें तो सभी पब्लिकेशंस के को काफी प्यार मिल रहा है सभी पाठकों का।
चलिए, ये तो अच्छा है बहुत इसमें अच्छी मतलब। बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और भारतीय कॉमिक्स के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि हम हमेशा से नए तथा पुराने दोनों तरीके के प्रकाशनों को हम जो है भरपूर अपनी तरफ से सहयोग करने का प्रयास करें, चाहे वो किसी भी तरह बिल्कुल हम कर सर। सकें। सर, हम सही ये है जानना सर। चाहेंगे, आपने अभी बात की कोरोना काल में कॉमिक्स की जो मांग बढ़ी, और उस दौरान जो कॉमिक्स बिकना शुरू हुआ, लोग जब खरीदना शुरू किए कॉमिक्स। सर, मुझे ये पता करना है, आपने देखा होगा उस टाइम पे कॉमिक्स जो है कुछ फेसबुक में कुछ लोग जो है कॉमिक्स दूसरी तरह से बेच रहे थे। मतलब जो कॉमिक्स रेयर हो गई थी, वो कॉमिक्स बहुत ज्यादा महंगे दामों पे आ रही थी, मतलब जो थी नहीं मार्केट में। तो जी। इस बारे में कुछ बताइए सर। सर उस बारे में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि उस फील्ड में मैं हूं नहीं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो अधिक दाम पे कॉमिक्स फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप में मिलती है, जी उसमें अगर सर फर्स्ट प्रिंट जो कहा जाता है, पहली बार जो प्रिंट होके आती है, जी मेरे हिसाब से सिर्फ वही रेयर है। अगर किसी के पास वो है और वो अधिक दाम में बेचता है तो वो हक है उसका, क्योंकि उसने उसको इतना संभाल के रखा है। जी आप देखेंगे कि विदेशों में सुपरमैन की अभी कुछ टाइम पहले, मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, वो करोड़ों में उसकी करोड़ों पहला में जो बिकी, कॉमिक बिल्कुल। थी वो करोड़ों में बिकी। तो उसे हम ब्लैक मार्केटिंग नहीं कह सकते सर, वो तो ऑक्शन है सर। जैसे ऑप्शन। सहेज के रखते हैं पुरानी चीजों को, पुरातन की, तो उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट प्रिंट किसी की भी अगर कोई सेल कर रहा है अधिक में, तो वो उसका हक बनता है ज्यादा में बेचना, क्योंकि वो रेयर है और किसी के बिल्कुल। पास नहीं है, तो वो हक है उसका। लेकिन जो रीप्रिंट्स है, जी जो अभी कुछ समय पहले रीप्रिंट हुई है, उसको अगर कोई होल्ड करके जी और फिर अधिक दाम में बेचता है, तो ये तो सरासर ब्लैक मार्केटिंग है, वो नहीं होना चाहिए सर। बिल्कुल और सर। ये ना हो, इसीलिए हम लोग दिन रात मेहनत करके उस चीज में लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक प्रिंट और अधिक से अधिक सही पाठकों तक वो चीज पहुंचे। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी भी कुछ जैसे रिप्रिंट होता है, किसी ने ज्यादा माल इकट्ठा कर लिया, जी पता है कि अभी अभी भी वो दौर नहीं लौटा, स्वर्णिम दौर कॉमिक्स का जो सालों पहले था। बिल्कुल। अभी भी लिमिटेड ही कॉमिक्स रही, क्योंकि उससे ज्यादा प्रिंट रन जो होता है सर, वो थाउजेंड के मल्टीप्लाई में होता है। जी जैसे अगर आपने 2000 प्रिंट कराया है, फिर आपको 4000 कराना पड़ेगा, तो इतनी सेल नहीं है। जी। अभी कोई भी प्रकाशक छपा रहा है तो वो 2000 के समथिंग के अप्रोक्स ही छपवाता है कॉपी। अच्छा। तो 2000 एक साथ नहीं सेल होती है। तो कुछ सेलर इस टाइप के जो है, मतलब या जो फेसबुक वगैरह पे इस टाइप से बेचते हैं, जो हाई रेट में बेचते हैं, क्योंकि बिल्कुल। ऑनलाइन के अलावा भी बहुत से जिनाइन ऑफलाइन सेलर है। जैसे बिल्कुल। एक आपने राम भाई है, देव कॉमिक्स स्टोर है, तो जी ये ऑफलाइन बेचते हैं, लेकिन ये एमआरपी पे या एमआरपी से कुछ डिस्काउंट देकर ही सेल करते हैं। जी। तो इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हाई रेट्स में बेचते हैं उनका क्या होता है सर, कि वो सभी जो सेलर हैं उनसे कुछ 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 क्वांटिटी लेके इकट्ठा कर लेते हैं। जब पता है एक दो महीने बाद अब ये नहीं मिलना है, तब फिर वो महंगे हाई दामों पे रेट्स पे भी बेचते जाते हैं, हैं, तो वो जमाखोरी। गलत है। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीजें मेरे हिसाब से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत संजय सर ने की है सर। कुछ जनवरी में जो रिप्रिंट्स आए थे, युगारंभ के, उत्पत्ति श्रृंखला के जी और उद्गम श्रृंखला के पेपर बैग, वो अच्छे बिके और आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे जी। मार्च तक। लेकिन उन्होंने ये देखा, कुछ सेलर्स ने ये चीज की है, कुछ लोगों ने जो हाई प्राइस पे बेचना चालू कर दिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया हम सभी सेलरों को कि आपको जहां भी ये चीज होती दिखे उसको रोकने की कोशिश कीजिए। आप पाठकों को बताइए कि ये अधिक दाम पे न खरीदे, जल्दी फिर उपलब्ध होंगे। और उन्होंने इसकी शुरुआत उत्पत्ति श्रृंखला के पेपर बैग से की इसी माह। जी उत्पत्ति श्रृंखला के पेपर बैग जो मार्च में आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, उन्होंने उसका फिर से स्टॉक सभी सेलरों के पास पहुंचाया है। जी तो जी। अब वापस पेपर बैग वही एमआरपी और उस पर कुछ डिस्काउंट जो सेलर अपने हिसाब से मिल रहा है, जिसको अभी कुछ समय पहले पेपर बैग एमआरपी से प्लस में बिकना चालू हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी संजय सर ने ये जो स्टेप लिया वो काफी सराहनीय, मतलब बहुत अच्छा लगा इस चीज से कि उनकी नजर सभी जगह है। वो बिल्कुल ये कोशिश करते हैं कि ये इस टाइप का कोई काम न चले।
पाठकों को जेन्युइन प्राइस पे मिलती रहे। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने कि हम लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं और हमारे प्रकाशक जो है काफी सचेत हैं इस मामले में। तो जी सर मैं एक और बात पता करना चाहूंगा, एज अ बुक सेलर और एज अ जी। कॉमिक्स लवर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? सर एज ए कॉमिक्स लवर तो कोई चैलेंज फेस नहीं करना है। बाकी हाँ, एज ए बुक सेलर सर कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कई बार डिस्काउंट को लेके इश्यू हो जाता है, जैसे कुछ प्रोडक्ट पर हम नहीं दे पाते जी क्योंकि हम ही उसमें जब अगर हम शिपिंग कॉस्ट या पैकेजिंग कॉस्ट जोड़े तो उसमें नहीं बच पाता, तो जी उसमें फैंस का, ग्राहकों का गुस्सा झेलना पड़ता है, बस यही है। उन्हें ऐसा लगता है कि इनका इस पे ज्यादा कमाने की सोच है, इसलिए इस पे डिस्काउंट नहीं दिया, ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तो वो चीज गलत है। कोई भी सेलर, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, कोई भी सेलर अपनी खुशी से ही डिस्काउंट देता है, लेकिन मजबूरी में किसी प्रोडक्ट पर अगर उसे नहीं बच पा रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कम होती है सर, लेकिन उसकी शिपिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है उसके वेट या डायमेंशंस के कारण। बिल्कुल मैं एग्जांपल के तौर पे आपको अभी एक छोटा सा बताता हूँ कि संजय सर ने टिन बॉक्स जो निकाला है वो जी काफी डिमांडिंग और काफी बढ़िया नॉवेल्टी है। जी उसमें सर आप अपनी कॉमिक्स सेफ रख सकते हैं, दूसरा अगर आप कॉमिक्स नहीं रखना चाहते तो नॉवेल्टीज रख सकते हैं, और बिल्कुल बहुत अट्रैक्टिव बॉक्स है। उसकी एमआरपी अभी 400 रुपीज है, जी पर प्लस उसके ऊपर जो थर्माकोल बॉक्स है उसकी कॉस्टिंग अलग है, वो हमें हमारे प्रॉफिट में से जा रही है। सेकंड, उसकी जो शिपिंग कॉस्ट आती है वो 2 kg की आती है, वो 500 ग्राम का भी नहीं होगा बॉक्स मेरे हिसाब से, लेकिन उसकी जो शिपिंग कॉस्ट होती है 2 kg वाले उसमें आती है स्लैब में। उसका कारण ये है क्योंकि उसके जो डायमेंशंस है वो काफी बड़े हैं, तो शिपिंग जो कॉस्ट लगती है वो डायमेंशंस प्लस वेट से लगती है। अब अपन छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं कि 2 kg के हिसाब से 120 रुपीज उसकी शिपिंग कॉस्ट लगी, प्लस 30 रुपीज आप उसकी पैकेजिंग कॉस्ट मानिए, थर्माकोल प्लस कर्टन, मतलब 400 में से 150 रुपया खर्चा हो गया। बचा अब आप क्या? बताइए क्या वो प्रोडक्ट 250 रुपए में तो सेलर को मिला नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो ये इशू है, तो तो हम उसमें अपने भी डिस्काउंट नहीं देना पॉसिबल नहीं। बिल्कुल सर, तो हम अपने पाठक वर्ग से इस बात की आशा रखते हैं कि वो जो है एक रीसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे इस बात को, और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बने, क्योंकि हम लोग देखे हैं सर, मकवानी जी मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जब हम लोग जी लॉकडाउन में शुरुआती दौर में थे, कुछ फरवरी और मार्च के जी महीने में 2020 में, जी जी तब इतनी सारी जी, कॉमिक्स ग्रुप्स हमको पता नहीं थी। तब तो नए नए हमको सही बस बात है। पता चलना शुरू हुआ था कि भाई राज कॉमिक्स का एक ग्रुप है, और फिर कुछ नए नए प्रकाशकों के भी फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पता होने शुरू हुए थे, लेकिन मिलेंगी कहाँ से ये पता नहीं था। उस दौर सही है में सर, जिन्होंने जो बेचा, जितने दामों में बेचा, लोगों ने दोनों वो हाथों से ले लिया। लिया, एक बार भी सही है उन्होंने नहीं सर। पूछा। ये दौर आया जब पहली बार कॉमिक्स पर डिस्काउंट होना शुरू, जी उसके सर। बाद से जो है ये कहते नहीं है, शेर के मुंह में खून लग गया। अब पाठक वर्ग जो है, जहां ज्यादा डिस्काउंट और जहां ज्यादा रेयर और फ्री कॉमिक्स मिलती हैं, दर्शकों और पाठकों का रुझान बिल्कुल उधर बढ़ जाता है। लेकिन हमारे पाठक प्रबुद्ध हैं, उनको इस बारे में काफी पता है कि जो लोग जमाखोरी करते हैं वो कहीं ना कहीं कॉमिक्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग जो पीडीएफ में कॉमिक्स जो हम लोगों को मिलती है, मैं पाठकों से ये अपील करता हूँ, जो भी पीडीएफ में कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एक पढ़ भी लीजिए कि अगर आप 10 पीडीएफ कॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप एक पेपरबैक एडिशन कम से कम खरीदिएगा। इससे जो है, बिल्कुल सही। जो प्रोड्यूसर है अपने घर से जो चीज को प्रोडक्ट बना के आपके हाथों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं इस बात का फायदा मिलेगा। ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में। सर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। आपने जी शुरू शुरू के इंटरव्यू के शुरुआत में बताया था कि
आजकल के बच्चे जो हैं वो ज्यादा कॉमिक्स में रुचि नहीं दिखाते हैं। वो जो है जी कॉमिक्स के अलावा वीडियो गेम्स और यूट्यूब और ये सब चीजों में ज्यादा जी। रमे हुए हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे इस कॉमिक्स इंडस्ट्री में हम अपने नए पाठक जोड़ पाए? सर सबसे पहले तो जब बच्चा छोटा है, जी, जब वो थोड़ा पढ़ना सीखता है, तभी उसे कॉमिक्स पकड़ा दे। हमारे उसके कुछ मोबाइल हमारे हाथ कुछ से लेके उसे दीजिए। हमारे कुछ पाठकों ने कोशिश की थी, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप वो कॉमिक से फट गई, जिसमें उन्हें बहुत दुख हुआ। तो सर, नहीं, आप कुछ वो बताएं इस बारे में। उम्र ऐसी हो कि वो उसे पढ़े ना कि फाड़े। बिल्कुल इतनी छोटी उम्र में भी नहीं कि वो फाड़े। जैसे मेरे बेटे की जो उम्र है वो है 11 साल, भैया की जो बिटियां हैं वो है 12 साल, और सिस्टर की बच्चियां हैं। मैं उनको अभी कॉमिक्स पढ़ने के लिए देता हूँ। जी, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, बांकेलाल, हवलदार बहादुर। जी, तो वो लोग इंटरेस्ट से पढ़ते हैं उस चीज को। रोज एक कॉमिक्स कोई सी भी आप उसमें से मेरे कलेक्शन में से दे देता हूँ कि आप इसमें से पढ़ो। वो उनको पढ़ते हैं। मैंने उनके लिए चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी और अपने बांकेलाल, हवलदार बहादुर, ये सारी कॉमिक्सों का एक अलग बना दिया है ढेर, जिसमें से वो अपने हिसाब से कॉमिक्स लेके पढ़ते रहते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि हमें घर से ही शुरुआत करनी है और ये पठन बिल्कुल पाठन सर, का बिल्कुल। माहौल हमारे घर में ही पहले शुरू करना है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे सकारात्मक कदम हो सकता है। बिल्कुल सही है सर। और जी सर। इसमें सर सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चा अगर आधे घंटे भी पढ़ रहा है तो वो उतनी देर तो मोबाइल से दूर है। बिल्कुल अभी सर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ये आपकी और हमारी भी जरूरत है। आज आप और हम भी जो भी काम कर रहे हैं मोस्टली सिस्टम पर वर्क करते हैं, कंप्यूटर जी, पर या फिर मोबाइल पे रहते हैं। तो उससे दूर होने के लिए जो आपका पुराना शौक है आप उसे वापस जिंदा करिए, कॉमिक्स पढ़िए। जो इस बुक्स में भी आपका इंटरेस्ट है उसे पढ़िए। तो उसमें एक तो ये है कि आप वापस अपना बचपन जिएंगे और वापस उन सब चीजों को फेस करें। मैं जब कोई पुरानी कॉमिक्स पढ़ता हूँ तो मैं उसी दौर में चले जाता हूँ। जी, मैंने अभी सुपर कमांडो ध्रुव की स्वर्ग की तबाही आदमखोरों का स्वर्ग पढ़ी, जो मैंने सबसे पहली कॉमिक्स पढ़ी थी क्या बात बचपन में। है, लक्षद्वीप। हाँ, तो आदमखोरों का सर जब मैंने पढ़ी थी सबसे पहली कॉमिक्स, तो मित्र के यहाँ जो मैंने विपुल का बताया, वो उसके यहाँ पढ़ने के बाद मुझे स्वर्ग की तबाही सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए मुझे 5 दिन का इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि वो उसे चेंज करवा के नहीं ला रहा था। जी, तो मुझे जी, नहीं पता था कि कहाँ से लिया, कैसे चेंज हो। तो अब जब मार्च में रिलीज किया, मार्च एंड में जब पहली बार कॉमिक्स हाथ में आई वापस, मनोज जी ने उसको रिप्रिंट किया, मनोज सर ने, तो वापस वही, जब मैं 12 साल का था वापस उस एज में पहुंच गया उस कॉमिक्स को हाथ में लेके। तो क्या बात है। इसमें आप वो जो कहते हैं ना कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, वो गलत हो गया। अभी जो सारे कॉमिक्स इंडस्ट्री में सारे पब्लिकेशर जो काम कर रहे हैं उससे वो चीज गलत साबित हो गई कि बचपन लौट के नहीं आता। आप उस माहौल में पूछिए, वो वापस आ जाएगा। आपके बिल्कुल, अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। और सर, हम एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे और आपको ये जी बताना भी चाहेंगे। जैसे मैंने आपको अपना परिचय दिया था कि मैं जो है भारतीय कॉमिक्स उद्योग पर शोध कर रहा हूँ सर, और मेरे जी जी। शोध का यही उद्देश्य है कि मैं भारतीय कॉमिक्स को कैसे प्रचार और प्रसार करके इसको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। बहुत बढ़िया। इसी के संदर्भ में सर, मैंने एक अपना सर्वे शूट करके रखा है, जिसमें मुझे रेस्पॉन्सेज जी मिल रहे हैं। हमारे जो भी सुधी पाठक जन हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कॉमिक्स एंड यू के माध्यम से कि वो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, और वहां पे उनको वो लिंक मिल जाएगा जहां से वो जो है सर्वे फिल कर सकते हैं। आपका अधिक से अधिक, आप जब अपना सर्वे में आप अपना मत जब प्रकाश करेंगे, वो भारतीय कॉमिक्स के भविष्य के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा, और वो बहुत ही जरूरी बहुत है आज बढ़िया। के जमाने में। हमारे नीलेश मकवानी जी हमारे साथ हैं, जो लॉकडाउन के दौरान अपना बिजनेस शुरू किए। इसको कह सकते हैं कि एक टैक्टिकल मार्केटिंग है,
जिनमें ये ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है, इनका अपना अलग उद्योग चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के समय में ऐसी परिस्थिति बनी कि ये जो है हम लोगों के बीच आज कॉमिक्स अड्डा के एक प्रिय बुक सेलर के हिसाब से बैठे हुए हैं, और हम सबकी बहुत सी उम्मीदें और हम कह सकते हैं आशाएं इनसे टिकी हुई। कभी कभी तो हम इनको फोन लगा देते हैं और व्हाट्सएप पे इनके पास पहुंच जाते हैं कि सर अगली कॉमिक्स कब तक आएगी, हमें कब तक मिल सकती है, क्या डिस्काउंट मिल पाएगा सर, इस पे शिपिंग फ्री होगी कि नहीं। इस तरह के तमाम सवाल हमारे मकवानी जी को प्रत्येक दिन मिलते हैं। लेकिन मेरा जैसा व्यक्तिगत अनुभव रहा इनसे अभी तक बात करके, कि आप जब भी मकवानी जी के पास पहुंचिए, चाहे वो दिन हो या रात, वो जब भी आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, उसमें एक अपनापन मिलेगा। आपको आने वाले वक्त के नए नए कॉमिक्सों के बारे में भी पता चलेंगे, और साथ ही साथ आपको डिस्काउंट के बारे में भी पता चलता रहेगा। सर ऑलरेडी डिस्काउंट देते ही रहते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स पे, जो भी इनके पास आती रहती हैं, लेकिन अगर कभी कभार किसी प्रोडक्ट पे नहीं दे पाए, इसके लिए आज हमारे कॉमिक्स एनयू के माध्यम से क्षमा भी मांग रहे हैं। अरे इससे बड़ा बड़प्पन मैं क्या बोलूं फिर अभी, बहुत अरे बड़ी नहीं बात है नहीं, सर। सभी मित्र हैं, बड़प्पन की बात नहीं, सभी मित्र हैं। आज कॉमिक्स अड्डा को शुरू करने में आप सभी का बहुत बड़ा हाथ है। जी सर, आप जी सभी सर। का प्यार, स्नेह, सहयोग मिला तभी आज कॉमिक्स अड्डा सेवा दे पा रही है। आपके स्नेह और सहयोग से ये सब हो पा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक दूसरे को संभालना और भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री की ओर, नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा, पायरेसी को रोकना पड़ेगा। और अगर आप पीडीएफ कॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये प्रण लेना होगा कि पीडीएफ कॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हार्ड कॉपीज भी खरीदनी है। तो इस बारे में हमें अपने हिसाब से अपना एक मापदंड तैयार करना बहुत जरूरी है भारतीय कॉमिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सर आपको अगर कॉमिक्स इंडस्ट्री को, कॉमिक्स उद्योग को कोई सुझाव देना है, जैसे जो बात हमारे प्रकाशक तक पहुंचे और जिससे जो है हमारे पाठक भी अपना वास्ता रखते हो, ऐसा कुछ अगर आपका सुझाव हो तो प्लीज हमको बताइए। सर, प्रकाशक को सुझाव दे पाऊं अभी तो उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं, इतनी काबिलियत नहीं है। फिर भी प्रकाशक काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से कई घोषणाएं जो कॉमिक्स की थी वो डिले हुई हैं। जी उसमें मैंने कई फैंस के जो रिएक्शन देखे हैं वो थोड़े दुखदायक है कि अगर कोई प्रकाशक देरी कर रहा है, अगर देरी हो रही, तो कुछ लोग भावनाओं में बह के शब्दों का चयन ऐसा कर लेते हैं कि जो बहुत दुखद होता है। जी आज कोई भी प्रकाशक है, मेरे हिसाब से अगर ये सोच रहे हैं कि ये बहुत फायदे का बिजनेस है, तो आप किसी भी प्रकाशक की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए या प्रेजेंट उठा के देख लीजिए, उस पर शोध कीजिए। हर प्रकाशक का मेन बिजनेस अब कुछ और हो चुका है, और ये सिर्फ अपने शौकिया तौर पे ही काम। ये सिर्फ कॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं, बुक्स की नहीं कर रहा हूं। बुक्स का एक अलग मार्केट, लेकिन कॉमिक्स के मामले में अब वो बात नहीं रही जो 90s में थी। वो फायदा अब नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो सर आर्टिस्ट की भी बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन होती। आप देखिए हर आर्टिस्ट के साथ इशू होता। जी तो मेरा ये मानना है कि आपका गुस्सा जायज है अगर आपको किसी चीज का कमिट किया और वो डिले हुआ, लेकिन आप कम से कम शब्दों का चयन सही कीजिए। जो भी व्यक्ति आज काम कर रहा है वो सम्माननीय है। जी उन्होंने आपको ठगा नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती गलत चीज नहीं पकड़ा रहा है। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें गलतियां भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई प्रोडक्ट आया उसमें कुछ मिसिंग, लेकिन एक कहने का तरीका होता है। मेरे पास मेरे जितने भी ग्राहक पाठक गण हैं, मैंने पूरी कोशिश की है, अगर उनके किसी प्रोडक्ट में कुछ खामी निकली है या मेरी तरफ से त्रुटि हुई तो मैंने उसे रिप्लेस करके दिया है। लेकिन मैंने कभी ऐसा कहीं देखा भी नहीं है मेरे कुछ पाठकों की वजह से कि उन्होंने कुछ गलत। लेकिन कभी कभी कुछ ग्रुप में मुझे ऐसे देखने को मिलते हैं कि अगर कोई चीज कुछ डिफेक्टिव आ गई है तो कस्टमर का रिएक्शन बहुत ही वो रहता है, एग्रेसिव होता है। तो वो मेरा हिसाब से अगर आपको डिफेक्टिव मिला, आपने जहां से भी लिया, मेरे हिसाब से अभी कोई भी सेलर ऐसा नहीं है, चाहे आप हेलो बुक माइन हो, रामबाई हो, शक्ति कॉमिक्स हो, कॉमिक हवेली हो, देव कॉमिक्स स्टोर हो,
अपने अभय भाई हो, उमाकांत, मुझे एक भी सेलर का ऐसा नहीं पता कि उन्होंने कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मना किया। मेरे हिसाब से मतलब मुझे तो कभी भी नहीं हुआ। जितने भी कॉमिक सेलर है वो बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं अपने पाठक की परेशानी को दूर करने के लिए। तो आपको अगर कुछ डिफेक्टिव पीस मिला, आप उनसे पर्सनली बात कर लीजिए, वो आपको करें। और अगर वो नहीं रिप्लेस कर पा रहे तो उसका रीजन भी जानने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉमिक्स अगर डिफेक्टिव, कई कुछ पाठक काफी देर से बताते हैं, जब तक हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो मेरा बस पाठकों से यही निवेदन है कि अगर आपको किसी भी प्रकाशक से कुछ शिकायत है तो आप अपने शब्दों का चयन से कुछ जो नए पाठक जोड़ रहे हैं वो सीधे नेगेटिविटी फेस करेंगे सर, उनको पहले नेगेटिव चीज सामने दिखे, तो वो चीज ना हो इसलिए भी कई बार करना पड़ता। हाँ, अगर आपको कुछ ज्यादा दिक्कत है, कुछ शिकायत है, आप डायरेक्ट बात कीजिए, मेरे हिसाब से समाधान होगा। क्योंकि होता है किसी भी परेशानी तो जो सेलर है वो प्रकाशक को मिलकर उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है नीलेश जी। जो पाठकों का गुस्सा है उसको आज आपने सीधे कॉमिक्स एंड यू के माध्यम से सीधे आपने आज जो है उसको रखा कि ये पाठकों का गुस्सा क्या होता है और उसकी वजह से जो है प्रकाशक वर्ग और बुक सेलर वर्ग को कैसी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, कैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन मैं ये भी इसके साथ कहना चाहूंगा, ये गुस्सा कहीं ना कहीं प्रेम का ही प्रतीक है, जिसकी वजह से जो है लोग अभी भी कॉमिक्स पढ़ रहे हैं और कॉमिक्स की बाट जोड़ रहे हैं। तो हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमें शब्दों का चयन सही प्रकार से करना चाहिए, हमें आशावादी रहना चाहिए तथा सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। ये अपने आप में एक अच्छे मनुष्य होने का गुण दर्शाता है। आज हम अपने नीलेश मकवानी जी से चर्चा करके कॉमिक्स एंड यू के माध्यम से इस बात को सभी दर्शक वर्ग और सभी पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी करें वो सकारात्मकता से करें और भारतीय कॉमिक्स को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए आप आने वाली पीढ़ी को या अपने घर में जो भी बच्चे, भाई, बंधु जो भी हैं, उनमें जो है आप भारतीय कॉमिक्स का प्रचार प्रसार जरूर करें। इससे न सिर्फ कॉमिक्स इंडस्ट्री को फायदा होगा बल्कि जो पाठक उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है या पढ़ना शुरू कर रहा है उसके जीवन में भी बहुत तरीके की फायदे होंगे। जैसा कि उनको भाषा पर अच्छी पकड़ बनेगी, उन पर जो है एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी कंसंट्रेशन लेवल उनका बढ़ेगा, नई चीजें उनको सीखने को मिलेंगी तथा साथ ही साथ कहीं ना कहीं विविध कॉमिक्स पढ़ने की वजह से उनका मानसिक एक विकास जो है ये चतुरंगी होगा। और ये बहुत जरूरी है आज के समाज में, जहाँ इंसान धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी तरह जो है संकुचित हो जा रहा है। आज आप इंसान को क्रिएटिव बनाने के जगह पे कहीं ना कहीं वो पीछे रह जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी उंगलियों पे आप कॉमिक्स एंड अड्डा को आप टैकल करके और कॉमिक्स एंड अड्डा से आप जो है अपनी पसंदीदा कॉमिक्स से मंगवा सकते हैं। ये एक सकारात्मक अप्रोच होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जिससे आपके जीवन में जो है नई तरह की जो है विविधता आएगी। तो आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा नीलेश मकवानी जी। कॉमिक्स एंड अड्डा की तरफ से हम आशा रखेंगे आने वाले वक्त में आपका साथ बना रहे और नए नए डिस्काउंट और नए नए ऑफर्स आते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर, कॉमिक्स एंड यू में आपने अपना अमूल्य समय दिया, जिसकी वजह से आज जो है हमारे दर्शक भी खुश होंगे तथा आशा करते हैं आने वाले वक्त में ये कॉमिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आपका और हमारा ये छोटा सा कदम कहीं ना कहीं काम आएगा। इसी के साथ बिल्कुल आज जो है हम अपने कार्यक्रम का समापन यहीं पे करेंगे। सारे दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि वो जाने से पहले जरूर से अपना सर्वे भर दें, जो कि इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी वजह से भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री पर चल रहे मेरे शोध को बहुत फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ कॉमिक्स एंड यू में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सर। नमस्कार, जय श्री महाकाल सर। जय श्री